आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट से 3 नंबर वाला सारा क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 8 में यहाँ पर हमें निकालना है माध्यिका। क्या निकालना? माध्यिका निकालना है। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इधर हमारा एक बना हुआ है। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पर x जो होगा इसको हम लोग एक जगह पे लिखेंगे, f वाला को एक जगह पे लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एक करके हर एक चीज को लिख दिया है। x वाला को भी लिखा है और f वाला को भी लिखा है। ये हो गया x वाला घर टू, ये हो गया f वाला घर टू। आप लोग देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका ये जो x वाला है 10 12 14 16 18, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है 10 12 14 16 18। और जो आपका यहाँ वाला है जो कि 4 5 6 3 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 6 3 2 हमने इस प्रकार से लिख दिया है वाला। अब यहाँ पर आपको निकालना है CF यानी कि संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए बात बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है, 4 है, तो जो भी चीज रहेगा यहाँ पर इसको आप लोग यहाँ पर जैसा है वैसे उतार दीजिए। तो 4 उतार दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो था इसको हमने यहाँ पर उतार दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ने से कितना होगा? 9 होगा, तो 9 हमने लिखा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 9 को और 6 को जोड़ेंगे, तो 9 6 कितना होगा? 15 होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 3 कितना होगा? 18 होगा। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप टोटली को ऐड करिए, मतलब पूरा को जोड़िए। 4 5 9 9 8 6 15 3 18 2 20 20 आया। आपका यहाँ पर भी 20 देखने को मिलेगा। जब आपका दोनों अगर इस प्रकार से एक ही जैसा आया तो जान जाइएगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या सही बनाया है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। फिर आगे चलिए, आगे देखिए अब आपको आगे क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पर तो हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ बटा 2 ये पद का मान। तो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान यहाँ पर 20 आया था, टोटल 20 जोड़ने से आया था, 20 बटा 2 वही पद का मान। तो ये कट जाएगा 2 के 2 दहाई, तो 10 बार में, तो 10वें पद का मान। ये पद जो CF है 15 में आता है। देखिए यहाँ पर 10वां पद आया ना, तो ये कहाँ पर आएगा? CF यानी कि संचय बारंबारता में कहाँ पर आएगा? देख लीजिए, संचय बारंबारता में कहाँ पर आएगा? तो संचय बारंबारता में कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, क्योंकि मतलब देखिए 10 आया ना, तो 10 के निकट, 10 के निकट, मतलब पहला बात तो 10 से यहाँ पर मैक्सिमम लेना है, 10 से मैक्सिमम लीजिए, 10 लीजिए। और इससे क्या करना है, इसके निकट। तो देखिए यहाँ पर 10 से पहला बात यहाँ पर 10 से मैक्सिमम कौन कौन है? 15 भी है, 18 भी है, 20 भी है। लेकिन यहाँ पर 10 के जो जस्ट सामने है कौन है? 15 है। इसलिए ये हमारे यहाँ पर ये 15 का यहाँ पर ये जो CF 15 है इसी के ऊपर यहाँ पर विचार हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है कि ये पद जो CF है, मतलब ये जो पद है क्या है, तो CF 15 में आता है। और CF 15 में अगर हम लोग देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर CF 15 का अगर बात किया जाए तो CF 15 ये हो गया। तो इसके सेंटर में यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ, मतलब यहाँ पर माध्यिका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल प्यारा सा और सुंदर सा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 14 इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर परमाप विचलन का यहाँ पर हमें गणना करना है। ऊपर वाला x और नीचे वाला f हमें दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब करना क्या है देखिए ध्यान से, हम लोग करेंगे कैसे। तो यहाँ पर परमाप विचलन जो होता है ना, इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, होता है सिग्मा होता है इस प्रकार से, बराबर रूट अंडर यहाँ पर समेसन f इंटू dx² बटा सिग्मा f होता है। इसको सॉल्व करिएगा, आप लोगों का यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो करना आप लोगों को किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए मैंने आप लोग कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप लोग एकदम आसानी से समझ सकते हैं। जो x और f जो हमें दिया था, ये तो 2 लाइन दिया हुआ था, इससे तो लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे, f गुना x करेंगे, मतलब ये दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 10 चौक 40 हो गया, 12 5 60 हो गया, 14 चौक 84 हो गया, 16 3 48 हो गया, और 18 दूनी 36 हो गया। इसको तो हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना, माध्य निकाल लेना, माध्य। ठीक है, चलिए माध्य पहले निकाल लेते हैं। हाँ, माध्य निकाल लेना है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स कौन वाला, ये वाला घट होता है सिग्मा, यहाँ पर एफ एक्स था, तो इसको टोटल किया कितना आया, 268 आएगा। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा। और सिग्मा एफ यानी ये वाला घट हमारा एफ वाला था, तो इसका जो टोटल किया कितना है, 20 आया, तो 20 को हमने यहाँ पर लिखा। जब दोनों को काट देंगे तो कितना आएगा, 13.4 आएगा। बात के लिए बात समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, ये वाला घर है आपका एफ गुना एक्स वाला घर है। तो एफ गुना एक्स में यहाँ पर देखिए टोटल कितना आया, यहाँ पर आप देख लीजिए 268। यहाँ पर सबको आप अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 268 आएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वाला हमारा एफ वाला घर है, ये वाला एफ वाला घर है। तो यहाँ पर टोटल क्या था हमने, कितना है, 20 आया।
बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो आया ना और ये वाला जो आया, मतलब यहाँ पर इसको ऊपर में लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 13.4। ये हमारा माइथ आ गया, कितना आया, माइथ आया 13.4। अब देखिए आपको आगे का काम है, इसे करना है। तो यहाँ पर डी भी आपको लिख देना है 13.4 जो कि यहाँ पर आया है, हमने लिख दिया है। इसको हम लोग DX भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए करना कैसे है, जैसे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना आया 13.4 आया ना। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्या है 10 है तो 10 लिखा, 12 क्या लिखा 12 लिखा, 14 क्या है 14 लिखा, 16 क्या लिखा 16 लिखा, 18 क्या लिखा 18 लिखा। और यहाँ पर कितना है 13.4 आया ना, तो 13.4 सबसे माइनस कर दिया, 13.4 घटा दिया हमने, यहाँ पर भी घटा दिया, यहाँ पर भी घटा दिया, यहाँ पर भी सब में 13.4 आप लोग घटा देना है। इसको सॉल्व करेगा तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करने से इतना आएगा, इसको सॉल्व करने से इतना, इसको सॉल्व करने से इतना। तो कुछ इस प्रकार से ये सब आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमको करना क्या है, अब यहाँ पर करना है एफ गुना DX। क्या करना है, एफ गुना DX हमें यहाँ पर करना है, एफ गुना DX कर देना है। तो चलिए एफ गुना DX करते हैं, मतलब एफ वाला घर को और यहाँ पर DX वाला घर को यहाँ पर क्या कर देना है, हमें गुना कर देना है। तो ये हुआ एफ वाला घर और ये हुआ हमारा DX वाला घर। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है -3.4, तो माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4 6 16 6 आदमी 4 12 13 हो जाएगा, मतलब दोनों गुना करना है। उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला को गुना कर देना है, ये वाला और ये वाला को गुना कर देना है, ये वाला और ये वाला को गुना कर देना है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला गुना कर देने से यहाँ पर 9.2 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये एफ गुना DX कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप लोगों को करना कैसे है, करना कैसे है आप लोगों को देखिए। अब यहाँ पर ये जो चीज़ दिया गया है ना, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, DX गुना FDX। DX बोला जाए तो DX बोला जाए तो ये वाला घर 2 और FDX बोला जाए तो ये वाला घर 2, मतलब इधर इधर आप दोनों को गुना करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे FDX का स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला कितना है -3.4 और यहाँ पर -13.4, गुना करेंगे तो इतना आएगा। -1.4 -7 को गुना करने से इतना आएगा। उसी प्रकार से इसको गुना करने से इतना आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर नीचे तरफ हर एक चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने गुना कर दिया। देख लीजिए सब हमने इसको गुना किया, इसको गुना करने से ये सब आ रहा है हमारा, ठीक है। एक्चुअल में हम गुना किसको कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाला और ये वाला कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला कर दिए, ये वाला और ये वाला कर दिए, ये वाला और ये वाला गुना करे, ये वाला गुना किए, ये वाला गुना किए। तो इस प्रकार से आ रहा हमारा टोटल योग करेंगे, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर योग भी हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, इसको हमने टोटल जोड़ दिया। अब यहाँ पर सिंपल से आपको सूत्र बैठाना है और आपको आगे का काम कर लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट अंडर सिग्मा FDX स्क्वायर बट अपॉन सिग्मा एफ है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर रूट का तो रूट हो गया। अब ये जो सिग्मा FDX स्क्वायर ये कितना आया है देख लीजिए, 120.8 है, तो यहाँ पर हमने 120.8 लिख दिया है, ठीक है। ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया। अब नीचे जो हमारा सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ कितना है 20 है, तो हमने यहाँ 20 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर इसका फाइनल आंसर। तो फटाफट आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको भी आप लोग फटाफट नोट डाउन करिए। यहाँ पर ये आया, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2.45 आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट और सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक यानी कि R के विभिन्न मानों 0, 1 तथा 1 की व्याख्या कीजिए। यानी 0 होगा, एक तो -1 हो जाएगा, एक तो -1 थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। एक तो 0, एक तो -1, एक तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक जगह पे क्या होगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0, -1 और 1, तो देखिए यहाँ पर R बराबर जब +1 होता है तो इसको बोला जाएगा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। जब R बराबर -1 होगा तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, और जब R बराबर 0 होगा तो सहसंबंध की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पर कोई सहसंबंध है ही नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 11 दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कि निम्नलिखित आंकड़ा से सरल समूहित कीमत सूचांक तैयार कीजिए। हमें दिया हुआ है वस्तुएं हैं ABCD वस्तु है। आधार अवधि कीमत जो कि रुपया में है 2, 5, 4, 2 दिया हुआ है। वर्तमान अवधि कीमत जो कि 4, 6, 5, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें एक टेबल क्या करना है कि सरल सामूहिक कीमत सूचांक हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से करेंगे, बात बहुत सिंपल होगा। मतलब यहाँ पर करना क्या, देखिए जो चीज़ यहाँ पर दिया लिख देंगे। जैसे वस्तु ABCD है तो हमने यहाँ पर वस्तु ABCD लिख दिया। आधार अवधि कीमत जो दिया हुआ है, तो ये जो पहला वाला आधार अवधि कीमत ये वाला जो दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर जैसा था वैसे उतार दिया। अब यहाँ पर क्या है कि वर्तमान अवधि कीमत जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर हमें करना है, जैसे ये वस्तु हो गया और ये वाला जो है ना आधार अवधि कीमत, इसको P0 मान लेंगे, और ये जो वर्तमान अवधि कीमत है ना, इसको P1 मान लेंगे। अब जो भी चीज़ दिया हुआ था, जो भी संख्या वगैरह जो भी वैल्यू था, सबको हमने यहाँ पर बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको टोटल करना है, तो इसको अगर टोटल करेंगे क्या, 9, 2, 5, 7, 7, 10, 2, 9, 9, 13 हो जाएगा। इसको करने जाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा P0 इतना आया, सिग्मा P1 हमारा इतना आ गया।
अब देखिए यहाँ पर आगे आपको अब कैसे क्या करना है, तो ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है किसका, तो P01 का। P01 का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुना x। तो वही चीज़ को हमने देखिए यहाँ पर सिग्मा P1 जो है ना, देख लीजिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए सिग्मा P1 कितना 18 है, तो हमने यहाँ पर 18 लिखा। सिग्मा P0 कितना 13 था, हमने 13 लिखा गुना 100। तो यहाँ पर जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला इतना आ जाएगा। इसका माने होगी कि अतः वर्तमान अवधि मूल्य निर्देशांक इतना है, अर्थात वर्तमान अवधि में आधार अवधि की तुलना में इतना मूल्य वृद्धि हुई है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं क्या है कि भारत में निर्धनता निवारण के लिए सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों के नाम को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर निर्धनता के निवारण के लिए यहाँ पर सरकार ने कौन कौन से यहाँ पर नीति यानी कि कौन कौन से यहाँ पर कदम अपनाए हैं, देख लीजिए एक करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि विकास की गति को तेज किया जाए। जो विकास है जिस प्रकार से हो रहा है, इसका जो मतलब स्पीड है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, एक्सेलेरेटर थोड़ा ले ले इससे, ठीक है। इससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे और निर्धनता में कमी आएगी, एक बात हो गया। दूसरा है कि आय एवं धन के वितरण को समानताओं को कम किया जाए, ये हो गया। तीसरा है कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएं। इस संबंध में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सफल बनाने के लिए क्या है यहाँ पर कराने के लिए यहाँ पर भरपूर, ठीक है, भरपूर हो जाएगा, यहाँ पर आप भरपूर लिखिएगा, भरपूर, ठीक है, भरपूर। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर भरपूर प्रयास किए जाएं। फोर्थ नंबर में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। मतलब यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, कृषि का जो उत्पादन होगा, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कीमत स्थिरता के लिए उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए, ये भी बात सही है। उत्पादन तकनीकी में आवश्यक परिवर्तन किया जाए, ये भी ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और क्या कि स्वरोजगार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो ये हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में और देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए किसी व्यक्ति के लिए कार्य करने के दौरान प्रशिक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। देखिए क्या होगा इससे, मतलब वहाँ पर इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मतलब प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट होगा क्या होगा, प्रशिक्षण से श्रम नियोजन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा होगा कि नवीन तकनीक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा कि प्रशिक्षण के उपरांत उत्पादन में वृद्धि होती है। फोर्थ कि उत्पादकों की लागतों में कमी आती है और वस्तुएं सस्ती हो जाती है। 5 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, फटाफट आप लोग नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन जो 14 हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या है देख सकते हैं। विविधीकरण के स्रोत के रूप में मत्स्य पालन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए क्या है कि मछली पकड़ने का समुदाय जल निकाय को माँ या प्रदाता मानता है, जाहिर सी बात है। सागर महासागर नदियाँ झील तालाब सभी जल निकाय मछुआरों के समाज के लिए जीवन स्रोत बन जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रमुख मछली उत्पादक राज्य है। वर्तमान में अंतर्देशीय स्रोतों से मछली उत्पादन के कुल मूल्य में लगभग 64% योगदान देता है और शेष 36% समुद्री क्षेत्र यानी कि जो समुद्र महासागर है से आता है। तो ये हो जाएगा इसका हमारा सही उत्तर, इसको तो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख सकते हैं कि माध्यिका के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। 2 गुण लिखना है, 2 दोष लिखना है। देखिए सबसे पहले इसके गुण क्या क्या है, यह समझने तथा गणना करने में सरल है। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, गणना भी इसको आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इसे बिंदु रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये हो जाएगा इसका 2 गुण। दोष क्या क्या है देखिए, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग देखिए माध्यक बोलिए फिर माध्यिका बोलिए। देखिए माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं, और जब भी हम लोग माध्यक निकालते हैं तो जो भी हमारे पास जो डाटा होता है, जो आंकड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं या फिर घटते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये सब जो चीज करना है कई बार ये चीज बहुत ही मतलब कठिन हो जाता है, ये मतलब समस्या यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये इसका एक दोष है। फिर देखिए दूसरा क्या है कि यह श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है। हमारे पास कोई एक सीरीज है, कोई एक श्रेणी है, उसके हर एक डाटा के लिए ये चीज लागू नहीं होता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है देख लीजिए सर, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को समझा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना करें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को माध्य निकालना है, फिर माध्य विचलन, इसका मतलब माध्य से ही माध्य विचलन का यहाँ पर आपको गणना करना है। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है
यहाँ पर अंक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या अंक में है 10, 20, 30, 40, 50। विद्यार्थियों की संख्या में जैसे कि 10 अंक लाने वाला 2 विद्यार्थी, 20 अंक लाने वाला 3 विद्यार्थी, 30 अंक लाने वाला 7 विद्यार्थी, 40 अंक लाने वाला 5 विद्यार्थी और 50 अंक लाने वाला 3 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से दिया गया है। आप लोगों ने क्लास 10th में हाल फिलहाल में माध्य पढ़ा है। देखिए माध्य का आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला कि सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद आ रहा है, आपने क्लास 10th में इसी प्रकार से माध्य पढ़ा था, इसी प्रकार से माध्य पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूसरा वाला होता है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एफ, यानी कि बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पहला वाला है ये हमारा हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला यहाँ पर एफ हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया और आप लोगों को भी ऐसे फॉर्मूला यहाँ पर पता है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। माध्य का फॉर्मूला जैसे आप लोगों को पता है, क्या होता है? सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप लोगों को भी पता होगा। देखिए सिग्मा इसको बोला जाता है सिग्मा, इसको क्या बोला जाता है? इसको सिग्मा बोला जाता है। इसका माने होता है कुल योग, यानी कि सबको जोड़ दो। चलिए यहाँ पर एक करके देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक करके समझा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर जैसे पहला वाली जो अंक दिया है ये हमारा एक्स का काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा एक्स बराबर ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो हमने एक्स बराबर 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से लिख दिया है। ये जो दूसरा वाला है ये हमारा एफ का काम कर रहा है। एफ तो 2, 3, 7, 5, 3, तो 2, 3, 7, 5 और नीचे हमने 3 लिख दिया है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो दो, यहाँ पर जो लाइन दिया गया है, हमने 2 लाइन से यहाँ पर इतना डाटा यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा एफ हो गया, जो कि हमें टेबल में दिया गया है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है माध्य का, क्या होता है? सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। सिग्मा एफ गुना एक्स माने होता है कि जो एफ गुना एक्स है इसका हम लोग टोटल योग करेंगे, ठीक है। और जो सिग्मा एफ यानी एफ वाला जो घर है इसका भी हम लोग टोटल योग करेंगे। तो ये एफ वाला घर हो गया, इसका हमने टोटल योग कर लिया। देखिए 2, 3, 7, 5, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। इसलिए सिग्मा एफ हमने कितना लिख दिया? 20 लिख दिया। मतलब इसको आप लोग क्या करिए? जोड़ दीजिए, जितना भी आएगा ये हो जाएगा आप लोगों का सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा एफ तो हो गया। देखिए माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है? सिग्मा एफ गुना एक्स होता है बटा सिग्मा एफ होता है। तो सबसे पहले हमें एफ गुना एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एफ गुना एक्स हो गया। तो यहाँ पर 10 और 2 गुना 10 दूनी 20, 20 3 60, ठीक है, हमने लिख दिया। और 30 और 7 को गुना करेंगे 210 हो जाएगा। 40 और 5 को गुना करेंगे तो 200 होगा। 50 और 3 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो ये सिग्मा एफ अगर हम लोग निकाल लिए यहाँ पर तो 20 हो गया। और यहाँ पर ये सबको अगर जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 640। तो सिग्मा एफ गुना एक्स कितना आ गया? 640 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? माध्य निकाल लेते हैं। देख लीजिए, तो माध्य का जो फॉर्मूला हो गया इसको बोलते हैं एक्स के मात्रा में बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ गुना एक्स कितना आया? 640 आया। 640 हमने ऊपर में लिख दिया। सिग्मा एफ कितना आया? 20 आया, तो 20 हमने नीचे लिख दिया। 640 और 20 को अगर मतलब यहाँ पर एक जोड़ कट जाएगा और यहाँ पर 32 दूनी 64 हो जाएगा। 32 यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो ये जो 32 आया इसको बोलेंगे विचलन, यानी कि डीईवी यानी कि डिवीजन इसको लिखते हैं, जो कि हमारा विचलन हो गया। यहाँ पर 32 हमारा विचलन ये हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पर माध्य से, माध्य तो हमने निकाल लिया, अब माध्य से हमें माध्य विचलन निकालना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा एफ, ये मॉड हो जाएगा मॉड डी एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्मा एफ तो हमारे पास है, सिग्मा एफ तो हमारे पास है क्योंकि 20 हमारे पास सिग्मा एफ है। लेकिन हमें यहाँ पर ये मॉड डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर एफ गुना डी एक्स, इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल देंगे। मॉड है, मॉड डी एक्स निकाल देंगे। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों को निकालना है, मैं आपको एक करके हर चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पर डी ई भी जो आपका आया है कितना आया? 32 आया, यानी कि यहाँ पर माध्य जो आया है कितना आया? 32 आया है। तो देख लीजिए आप लोगों को करना किस प्रकार से और लिखना किस प्रकार से है। तो यहाँ पर डी भी आया 32 हमने लिख दिया, और डी एक्स, देखिए डी एक्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए आपको करना कैसे है। जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 लिखिए और इस 32 को घटा दीजिए तो -22 आएगा। जैसे यहाँ पर 20 है तो इस 20 को लिखिए, यहाँ पर ये जो 32 है इसको लिख के यहाँ पर घटा दीजिए तो -12 आएगा। यहाँ पर ये जो 30 है 30 को लिखिए और इस 32 को घटा दीजिए तो -2 आएगा। यहाँ पर जो 40 है 40 को लिख दीजिए यहाँ पर, और ये जो 32 है इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पर ये 50 जो है 50 को लिख दीजिए और यहाँ पर जो 32 है इसको मतलब घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा dx हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें मॉड dx निकालना। देखिए इसको बोला जाता है मॉड dx, इसको क्या बोला जाता है? मॉड dx। अब देखिए मॉड का काम यही होता है कि जो माइनस वाला रहेगा उसको प्लस बना देगा। जैसे यहाँ पर -22 है तो हमारा +22 हो जाएगा, -12 है तो ये +12 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 18 तो 18 रहेगा। मतलब ये देखिए मतलब माइनस जो रहेगा माइनस को प्लस बनाने का काम करता है और इसका कुछ भी काम नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है क्या है? देखिए सिग्मा है एफ गुना मॉड dx है, सिग्मा एफ गुना मॉड dx। तो चलिए यहाँ पर एफ गुना मॉड dx कर लेते हैं। तो ये तो मॉड dx हो गया और ये हमारा एफ हो गया।
गुना करिए तो 2 को और 22 को गुना करने से 44 हो जाएगा, 3 को और 12 को गुना करने से 36 हो जाएगा, 7 को और यहाँ पर 2 को गुना करने से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 5 को और 8 को गुना करने से 40 हो जाएगा, 3 को और 18 को गुना करने से 54 हो जाएगा। अगर सबको अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे ना, सिग्मा एफ गुना मॉड डी एक्स निकालने की कितना आ जाएगा 188 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख दिया है और आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमने इसका सूत्र लिख दिया क्या, सिग्मा एफ गुना मॉड डी एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये आ गया हमारे कितना है 188 आ गया। और सिग्मा एफ तो देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाइए देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को देख लीजिए, सिग्मा एफ गुना मॉड डी एक्स कितना 188 आया जो कि हमने लिख दिया, और सिग्मा एफ हमारे यहाँ पर 20 है जो कि हमने लिख दिया। ये कट जाएगा, दुका पड़ा में यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 94 हो जाएगा, 10 में 1 जीरो, तो 1 सिंगल 10 में 9.4 इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए, आगे और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर आगे और किस प्रकार से क्या करना है। तो यहाँ पर माध्य विचलन गुणांक निकलना अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो आया है ना माध्य विचलन जो आया है इसको आप लोग क्या करिए ऊपर में लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग का ये जो विचलन आया है ना 32 मैंने एक्चुअल में जो माध्य आया है उससे आप लोग भागा दे दीजिए, तो ये आपका आएगा 0.29 और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। माने यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो आया है ना, ये वाला जो आया है मतलब यहाँ पर ये जो 9.4 है इसको ऊपर में लिखिए और जो माध्य आया है 32 इसको नीचे लिखिए, भाग दे दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो ये तरह हमारा और एक क्वेश्चन, और इसके बाद और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। देख क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, खाली आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा माइंड लगाना है, थोड़ा फॉर्मूला याद रखना, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ा से एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक टेबल है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी एन बराबर यहाँ पर 5 दिया है, टोटल केटो है 5 तो यहाँ पर एन बराबर 5 तक दिया हुआ है, 3 4 6 7 और 10 यहाँ पर नीचे वाई वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्या क्या निकालना है, इस बात को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको निकालना क्या क्या और किस प्रकार से क्या निकालेंगे, मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को समझा देता हूं। देख लीजिए यहाँ पर पहला वाला घर हमारा एक्स हो जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। दूसरा वाला घर वाई का हो जाएगा जो हमें दिया है 3 4 6 7 और 10। फिर बाद में क्या हमें निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर में यहाँ पर ये जो एक्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर हमें यहाँ पर y का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो y वाला इसका स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें यहाँ पर x गुना y करना, मतलब इन दोनों को गुना कर देना है। तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही होगा, फिर 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 3 चौके कितना होगा 18 होगा, 4 से कितना होगा 28 होगा और 5 दाएं कितना होगा 50 होगा। सबको जोड़ के यहाँ पर आप लोग क्या करिए सिग्मा निकाल दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने सबको जोड़ दिया, सिग्मा निकाल दिया। ये वाला घर ये पूरा लाइन को जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर आएगा 15, तो सिग्मा एक्स हो गया। ये लाइन को पूरा जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा वाई जो 30 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाला तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 55, ये वाई स्क्वायर वाला तो सिग्मा वाई इसका 210 हो जाएगा। ये एक्स इंटू वाई है तो सिग्मा एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आर का मान निकाल लेते हैं, और आर का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को समझ लीजिए और किस प्रकार से आप लोगों को वैल्यू बैठाना है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि सिग्मा एक्स गुना वाई माइनस सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई बटे एन, और यहाँ पर एक बड़का जैसा बटे है देख लीजिए। फिर यहाँ पर कि रूट अंडर है सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बटा एन, फिर यहाँ पर गुना है, फिर रूट अंडर सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बटा एन। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ये सब वैल्यू आपको पुट करना है और यहाँ पर आर का मान निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है जैसे कि सिग्मा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है और एक लिखा हुआ है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर देखिए, जब सिग्मा एक्स का इस प्रकार से स्क्वायर रहेगा तो इसका बात हो रहा है, ठीक है। और जब हमारे सिग्मा एक्स का इस प्रकार से होल स्क्वायर दिया रहेगा तो सिग्मा एक्स का मान यहाँ पर क्या है 15 है, तो यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये जो दिया रहेगा इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है कि सिग्मा देख लीजिए यहाँ पर क्या है सिग्मा एक तो वाई का स्क्वायर है तो इसका मान हो जाएगा 210, इसका मान क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। और अगर आपका लिखा हुआ रहे इस प्रकार से सिग्मा वाई का इस प्रकार से अगर होल स्क्वायर लिखा रहे तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे यहाँ पर सिग्मा वाई का वैल्यू कितना 30 है तो यहाँ पर 30 का
होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो ये अंतर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू बैठाते हैं और एक एक करके हर एक चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। जैसे यहाँ पर क्या है कि सिग्मा एक्स गुना वाई है, तो सिग्मा एक्स गुना वाई है हमारे पास 107, तो यहाँ पर हमने 107 बैठा दिया। फिर सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स है 15, तो हमने यहाँ पर 15 बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा वाई है हमारे पास 30 है, तो हमने यहाँ पर 30 बैठा दिया। और यहाँ पर देखिए नीचे एन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, यानी यहाँ पर एन का जो मान है कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हमने एन की जगह पे 5 बैठा दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए रूट अंडर है, तो हमने रूट अंडर दे दिया। फिर यहाँ पर है कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर यहाँ पर 55 है, तो हमने यहाँ पर 55 लिख दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो गया। फिर नीचे एन है, तो एन का मान यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रूट अंडर है, रूट अंडर हमने दे दिया। अब सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो सिग्मा वाई का स्क्वायर है 210, तो यहाँ पर हमने 210 बैठा दिया। फिर यहाँ पर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई यहाँ पर है 30, तो 30 का हमने होल स्क्वायर लिखा। फिर एन है, तो एन का मतलब यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा काम बन जाएगा। देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। जैसे सिंपल से हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना 107 है, 107 हमने रहने दिया। अब देखिए 15 के 45 और एक 0 इनकी 450 हो जाएगा, नीचे हमारा 5 हो गया। 55 का 55 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, नीचे हो जाएगा हमारा 5 गुना 210 का 210 माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और ये जो नीचे 5 है हमने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे हमें क्या दिया गया देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हमें और दिया गया है, जैसे यहाँ पर 107 है, इसको काट सकते हैं, 5 के पास 5 नहीं 45 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी काट सकते हैं, 45 बार में कट जाएगा। इसको भी काट सकते हैं, 18 55 में 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 107 और यहाँ पर एक 0 था, ये ऊपर चल जाएगा, तो 107 का 107 ये 90 हो गया, तो 90 आ गया। ये रूट के अंदर ही रहेगा, 55 माइनस 45, तो 55 में 45 लिख दिया। रूट के अंदर 210 माइनस 180 हमने लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, सिंपल से सॉल्व करना है, जैसे आप लोग जैसे छोटा बच्चा जिससे बनाता है वैसे आप लोगों को बना देना है। 107 में अगर 90 जाएगा तो यहाँ पर 17 बचेगा, 55 में 45 जाएगा तो 10 बचेगा, 210 में 180 जाएगा तो 30 बचेगा, तो 17 का 17, रूट अंडर 10 का वर्गमूल 3.14, रूट अंडर 30 का वर्गमूल 5.47 आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। तो आगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 17 का 17 रहेगा, इसको गुना करना तो ये इतना आ जाएगा, इसको भगा देंगे तो 0.98 आएगा। और यह क्या होगा, उच्च सहसंबंध है। क्यों है देख लीजिए, यहाँ पर उच्च सहसंबंध इसीलिए है क्योंकि ये जो है +-1 से +-0.75 के बीच पाया गया, इसलिए क्या है, यह एक उच्च सहसंबंध है। इसको आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सूचांक के कोई 3 लाभ बताइए। देखिए सूचांक को हम लोग निर्देशांक भी कहते हैं, ठीक है, इसको निर्देशांक भी बोला जाता है और इसको इंग्लिश से इंडेक्स नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडेक्स नंबर बोला जाता है। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसका जो लाभ है क्या क्या है, तो इसका जो पहला लाभ है क्या है कि मुद्रा के मूल्य की माप, मतलब इसकी सहायता से मुद्रा का जो मूल्य का जो माप होता है, मतलब मुद्रा का कितना मूल्य है इसका माप किया जाता है, ठीक है। फिर इसकी सहायता से आर्थिक स्थिति की तुलना की, रहन सहन किस प्रकार से, किसी भी वर्ग का, किसी भी गांव की, मतलब किसी भी लोगों का जो रहन सहन किस प्रकार से, इसका भी माप किया जाता है। मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता, मजदूरी निर्धारण करने के लिए भी सूचांक का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट में लिखा कि मुद्रा के मूल्य की माप, तो सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचांकों का प्रयोग किया जाता है, ये मतलब पॉइंट हो गया। फिर आगे की आर्थिक स्थिति की तुलना, रहन सहन संबंधी सूचांकों की तुलना करके समाज के किसी वर्ग के रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर तीसरा नंबर में कि मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता, यानी सूचांक वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन का सूचक होता है, अतः मजदूरी और वेतन के निर्धारण में इनसे बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो ये सब हो जाएगा सूचांक के लाभ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या है कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमारे पास जो निरपेक्ष जो निर्धनता है, जो सापेक्ष निर्धनता है, इन दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए एक एक करके यहाँ पर, ठीक है। मैंने लिख दिया है हर एक चीज को। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर। देखिए यहाँ पर एक एक करके मैंने पॉइंट बना बनाकर लिख दिया है। पहला पॉइंट क्या है कि सापेक्ष निर्धनता, तो सापेक्ष निर्धनता से आशय विभिन्न वर्गों, ठीक है, कोई सा भी वर्ग हो सकता है, प्रदेशों, कोई सा भी देश, कोई सा भी यहाँ पर प्रदेश हो सकता है, या दूसरे देशों की तुलना में पाए जाने वाली निर्धनता से है। देखिए यहाँ पर जो सापेक्ष निर्धनता है ना, इसका जो हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे किसी वर्ग में करेंगे, किसी प्रदेश में करेंगे, या फिर किसी देश में यहाँ पर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह
स्तर निम्न होता है, मान के चलो कोई देश हो या फिर कोई वर्ग हो, अगर उसका जीवन निर्वाह जो स्तर है अगर वो निम्न है तो ये सापेक्ष रूप से निर्धन होते हैं। उदाहरण देख लीजिए कि माना अमेरिका के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मान के चले $34,870 और भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $330 है, तो भारत सापेक्षिक रूप से निर्धन है, क्योंकि यहाँ पर दो देशों के बीच तुलना किया जा रहा है, अमेरिका और भारत के बीच। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका का जो यहाँ पर मतलब प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय है वो अधिक है, भारत का जो है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वो कम है, निम्न है, ठीक है। एक्चुअली कहा जाए इसका जो जीवन निर्वाह स्तर जो है निम्न है, इसलिए भारत जो है क्या सापेक्षिक रूप से निर्धन है। तो ये हो जाएगा सापेक्षिक निर्धन। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता। देखिए क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से, इसमें निर्धनता का माप होता है वो भी मतलब यहाँ पर जो आर्थिक अवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए निर्धनता रेखा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अक्षर में जो निर्धनता रेखा होती है, निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता में अंतर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए कृषि विपणन माने क्या होता है। तो कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल है। देखिए एक्चुअल में जो कृषि विपणन जो है एक मतलब प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें मान के चलिए देश के भीतर जितना भी मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी चीज मतलब यहाँ पर उत्पादित होती है उसका संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा, भंडारण कैसे होगा, प्रसंस्करण कैसे होगा, परिवहन कैसे होगा, बैंकिंग कैसे होगा, वर्गीकरण कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, ये सब चीज शामिल होता है। भारतीय कृषि बाजार असक्षम और कुछ हद तक क्या है आदिमकाल के हैं, ठीक है। न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करते। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जो कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने लिख दिया है कि किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साख माने होता है लोन, लोन माने होता है कर्जा, कर्जा माने होता है ऋण, यानी किसानों को लोन की जो आवश्यकता होती है क्यों होती है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि किसानों को बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, इसी के चलते उनको मतलब यहाँ पर ऋण, पैसा की जरूरत पड़ेगा, पैसा उनके पास तो होता नहीं है तो कर्जा ले लेता है, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर आगे जो है क्या है कि किसानों को कृषि के महंगे औजार, पशु खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है, ये हो जाएगा। किसानों को कुआं, तालाब, बांध, मकान, भूमि की घेराबंदी इत्यादि करने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या है कि समांतर माध्य के गुण और दोषों को लिखिए। गुण भी लिखना है, दोष भी लिखना है। तो समांतर माध्य के गुण देख लीजिए। यहाँ पर गुण क्या है, तो इसका गुण पहला गुण हो गया कि समझने एवं गणना करने में सरल होता है। इसको समझने में और गणना करने में कोई भी चीज कैलकुलेट अगर करेंगे तो बहुत ही इजी होता है। तुलना के लिए यह एक अच्छा आधार है। किसी भी मतलब दो चीज में अगर कंपेयर करना है, तीन चीज में कंपेयर करना है तो ये सबसे बेस्ट है, यानी कि यहाँ पर तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसका दोष देख लीजिए क्या क्या है। यह कभी कभी भ्रामक और असंगत परिणाम देता है, कभी कभी मतलब उटपटा सा रिजल्ट दे देता है, ठीक है। आगे क्या है कि समांतर माध्य में सीमांत मूल्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ये बात हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 हमें दिया गया है क्या है कि माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं। तो माध्य विचलन का मतलब हो जाएगा किसी श्रेणी के, किसी माध्य के निकाले गए विचलनों के जोड़ के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। ये हो गया हमारा माध्य विचलन का डेफिनेशन। मान के चलिए कोई हमारा सीरीज है, कोई श्रेणी है, जब हम लोग उसका क्या करेंगे माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। माध्य निकालने के बाद उसके विचलनों का जो जोड़ होगा, उसका जो समांतर माध्य होगा, उसी को माध्य विचलन बोला जाएगा। आगे यहाँ पर जो प्रश्न है क्या है कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र को लिखिए। यहाँ पर जो सूत्र होगा वो हमें निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया है, क्या लिख दिया है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि माध्यिका से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन, माध्यिका से आपको यहाँ पर माध्य विचलन का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा एम बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा। पहले सिग्मा देना है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से मॉड दे देना है और यहाँ पर dx दे देना है और नीचे हमारे इस प्रकार से n होगा। तो ये हो जाएगा इसका
फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। ठीक है, क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध को उपयुक्त प्रकीर्ण रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन होगा इसको आप लोगों को यहाँ पर रेखा चित्र यानी कि डायग्राम बनाना है, डायग्राम। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, इसको देखिए आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लोग हर एक चीज को समझ जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब हम लोग ग्राफ को बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एक्स अक्ष होगा ना, जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष में हम लोग समय लेंगे, स्थान लेंगे, मतलब समय स्थान वगैरह लिया जाता है। जो हमारा वाई अक्ष होगा ना, वाई अक्ष में हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी के मूल्यों को अंकित किया जाता है। वाई अक्ष में मूल्यों को लेंगे और एक्स अक्ष में समय और स्थान को लेंगे। और जब इन सभी बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो हमें बहुत सारे यहाँ पर वक्र प्राप्त होगा, कर्व मिलेगा। ठीक है, कर्व मिलेगा, बहुत सारा कर्व मिलेगा, और इसी से हमें यहाँ पर जो ग्राफ होगा एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग को यहाँ पर मैं आपको एक करके हर एक चीज बता दूंगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा बायां साइड के निचला वाला बिंदु है, ये बायां साइड का निचला वाला बिंदु है, और ये सब इस प्रकार से जब डॉट डॉट होकर अगर ये वाला मतलब ये ऊपरी वाला सिरा से अगर मिल जाता है, या अगर ऊपरी वाला यहाँ पर इस सिरा से अगर मिल जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा ना, आर का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, आर का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कहां से मिल रहा है, देखिए बायां साइड का है, बायां साइड में है, पहला बात तो बायां साइड में है, और बायां साइड का निचला वाला कोना है। देखिए बायां साइड का निचला कोना है, बायां साइड का निचला कोना, बायां साइड का जो निचला कोना होता है बिंदु बिंदु करके कहां पर मिल जाता है, तो दाएं साइड के ऊपरी कोना से मिल जाता है। यही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि यदि सभी बिंदु बाईं ओर के निचले कोने से दाहिने और ऊपर वाले कोने तक एक सरल व सीधी रेखा के रूप में आ जाते तो धनात्मक सहसंबंध होगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को ध्यान से और एक बार समझ लीजिए। देख लीजिए इधर हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, बायां साइड का निचला कोना, और ये बिंदु बिंदु हो के कहां पर मिल रहा है कि मतलब यहाँ पर दाएं साइड के ऊपरी कोना में जब ये मिल जाता है तो यहाँ पर आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसी प्रकार से देख लीजिए इसका उल्टा वाला, इसका उल्टा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर इसका आप लोग उल्टा को देखेंगे आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इस चित्र को, ये जो चित्र है क्या देखिए, हमारा इधर वाला बायां साइड है, तो बायां साइड का देखिए अपनी ऊपरी कोना, बायां साइड का जो ऊपरी कोना है, यहाँ से हर एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर एक सीधा लाइन बना रहा है। कहां पर बना रहा है, तो दायां साइड के निचले कोना में, दायां साइड के निचले कोना में बन रहा है। और अगर इस प्रकार से होता तो यहाँ पर आर का जो मान होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझा भी दे रहा हूं और बता भी दे रहा हूं। क्या है, यदि सभी बिंदु बाईं ओर के ऊपरी वाले कोने से, अब ऊपरी वाला कोना का हो रहा है, दाहिने और नीचे वाले कोने तक सरल और सीधी रेखा के रूप में आ जाते तो ऋणात्मक सहसंबंध हो। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक सहसंबंध यहाँ पर होगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे जो है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है होगा। क्या लिख देना है, यहाँ पर होगा, होगा लिख दीजिएगा। ठीक है, तब आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग केवल गाल लगा दीजिए ना, आप लोगों का काम बन गया, होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है देख लीजिए यहाँ पर और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बनेगा। एक किस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बन जाता है, क्या है कंडीशन कि यदि दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में बढ़ती है, मतलब यहाँ पर अगर दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में बढ़ेगा तो यह क्या होगा, उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध होगा, और जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। इसको अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पर और एक डायग्राम बनेगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि यदि दोनों रेखाएं समान गति से विपरीत दिशा में उच्चावाचन करती है तो उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध होगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा मैंने नीचे बना दिया है, देख लीजिए। इसको आप लोग इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इधर वाला ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा पूरा ये बड़का वाला ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है, और कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये वाला जो लिखा हुआ है क्या है कि यदि रेखाओं में इस प्रकार की किसी प्रवृत्ति का आभास नहीं मिलता तो दोनों श्रेणियों में कोई संबंध नहीं होगा। और यहाँ पर ऊपर में मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर बता दिया 4 कंडीशन, जिसमें से अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देख लीजिए कि आधार अवधि के किन्हीं 3 वंचित गुणों को लिखिए। तो आधार अवधि का जो 3 क्या क्या गुण है आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला गुण क्या है कि जो आधार वर्ष होगा, ठीक है, वह क्या हो,
मतलब यहाँ पर ये जो आधार वर्ष हो गया, फिर ये जो आधार अवधि होगा, ये मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये मीडियम मीडियम होना चाहिए, और ज़्यादा छोटा भी नहीं चलेगा और ज़्यादा लंबा भी नहीं चलेगा। अगला पॉइंट क्या है कि आधार वर्ष बहुत निकट या बहुत दूर का नहीं होना चाहिए, बहुत सामने भी नहीं होना चाहिए और बहुत दूर का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधार वर्ष का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके लिए डेटा उपलब्ध हो। जब हम लोग आधार वर्ष का चयन करेंगे तो वो इस प्रकार से हो कि यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसका चयन करेंगे ताकि जो भी डेटा वगैरह जो भी होगा, जो आंकड़ा होगा वो हमें एकदम आसानी से मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यह कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। मतलब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाए जो अशिक्षित है, जो अकुशल है, जिनको मतलब उतना कुछ आने आता है, जो केवल मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते हैं, जो मजदूरी पर डिपेंड होते हैं, उन लोगों के लिए मतलब ये कार्यक्रम चलाया गया था। 14 नवंबर 2004 की शुरू हुआ था। 150 मतलब पिछड़े जिलों के लिए ये चीज लागू हुआ था। आगे क्या है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है इसके लिए राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका बात। आगे देखिए इसका उद्देश्य देश के 8 राज्यों, देखिए इसका जो मेन मकसद है ना, देश के 8 राज्य कौन कौन सा, एक गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड के सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा, ठीक है, मजदूरी रोजगार, यहाँ पर मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। मजदूरी रोजगार द्वारा क्या देख सकते हैं क्या है कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य अनाज केंद्र सरकार द्वारा इन 8 राज्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मजदूरी राज्य सरकार द्वारा क्या है, आंशिक, यहाँ पर आंशिक लिखिएगा। ठीक है, आंशिक रूप से नगद और खाद्य अनाजों के रूप में दी जा सकती है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में हमें यहाँ पर 3 अंतर बताना है। तो एक साइड में आप लोगों को भौतिक पूंजी लिख देना है और एक साइड में आप लोगों को मानव पूंजी इस प्रकार से लिख देना है। देखिए भौतिक पूंजी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि भौतिक पूंजी को आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। यानी जो भौतिक पूंजी होगा ना, इसको हम लोग आसानी से बाजार में बेच सकते हैं। और जो मानव पूंजी होगा, देखिए मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता है, बल्कि इससे माने इसका जो सेवा होगा, इसके सेवा को बेचा जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपके अंदर क्षमता है, आप कोई सा भी सामान बना सकते हैं। अब आपका जो आइडिया है, जो दिमाग के भीतर है, उसको कैसे बेचा जा सकता है? उसको तो नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन आप जो सामान बनाएंगे उस सामान को बेचा जा सकता है। तो ये हो गया इसका एक अंतर। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो अंतर है एक एक करके हम लोग हर एक अंतर को यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो दूसरा अंतर यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा अंतर है क्या है कि भौतिक पूंजी को इसके निर्माता से अलग किया जा सकता है। मतलब जो चीज को बनाएंगे भौतिक पूंजी के माध्यम से क्या करें, इसको अलग किया जा सकता है। और इसका 2 नंबर क्या है कि मानव पूंजी को इसके निर्माता या स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, नहीं अलग कर सकते हैं। तो ये बात हो गया यहाँ पर। आगे चलिए इसका जो तीसरा पॉइंट, इसके हम लोग तीसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं। देख लीजिए इसका जो तीसरा पॉइंट है क्या है, ये पॉइंट नंबर 3 है, इधर भी हमारा पॉइंट नंबर 3 है। क्या है कि भौतिक पूंजी देशों के बीच गतिशील होती है। ठीक है, गतिशील होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव पूंजी की गतिशीलता राष्ट्रीयता तथा संस्कृति के द्वारा प्रतिबंधित होती है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है कि तनुआ परियोजना क्या है। तो तनुआ परियोजना के बारे में आपको बताना है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर तनुआ परियोजना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, कृषि में तमिलनाडु महिलाएं द्वारा तानवा नामक एक परियोजना तमिलनाडु में शुरू हुई। इस परियोजना के तहत महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब एक्चुअल में ये जो तानवा, ये जो मतलब ये जो परियोजना है, इसके माध्यम से जो मतलब तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं उनको मतलब नए नए कृषि का जो तकनीक होता है इस चीज से मतलब प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर।